तुम मुझे फिरोजी बना दो, तुम मुझे फिरोजी बना दो। दिल्ली की उस मध्य वर्गीय लड़की ने अपने पास बैठे लड़के से कहा। कोटला फिरोज शाह के स्लेटी खंडहरों के बीच उस लड़के का उत्तर फंस सा गया। फिर इन दोनों की कहानी का कुछ नहीं हुआ, वैसे ही जैसे फिरोजाबाद का भी कुछ न हो सका। मानो कुलीनों और उलेमा को मनाते मनाते थक कर फिरोज शाह शिकार पर निकल गया हो, शहर से दूर जोर बाग और करोल बाग में, वहां जहां कुलीन बसते हैं और जहां कुलीन नहीं बसते हैं। फिरोजाबाद में ही कुलीनता वंशानुगत हुई। फिरोजाबाद की औरतों को फकीरों की मज़ारों पर जाने की मनाही हुई। फिरोजाबाद के सिपाहियों को तनख्वाह नहीं, गांव की लगानों का हक मिला और फिरोजाबाद के घोड़ों को ताकत से नहीं, रिश्वत से तौला गया। पर हौज खास से पीर गैब तक फैले इस शहर में हवा फिर भी बहती रही। सिर्फ जमुना के किनारे से निकाली नहरों के पास ही नहीं, बल्कि खैराती अस्पतालों, मदरसों और सरकारी दहेज से ब्याही विपन्न बेटियों के पास भी। फिर चीजों के दाम कम थे, इसलिए मुफलिसी भी पल ही गई। वैसे देखा जाए तो इससे हवा को क्या फर्क पड़ता? कि फिरोज शाह ने उलेमा से डरकर अपने महल की चित्रकारी खुद खुरचवा दी, या कि फिरोज शाह के बनवाए इमारतों से अधिक सराही गई बेगमपुरी और खिड़की मस्जिद जैसी उसके वजीर खाने जहान जूना शाह की 7 मस्जिदें। पर दिल्ली को हमेशा फर्क लगा है। खुशामदगी में उलझते धागों को दिल्ली न कभी सुलझा पाई और न बांध ही पाई। वह बस फिरोज की तरह कुतुब मीनार की मंजिलें बढ़वाती रह गई। जिस अशोक स्तंभ को फिरोज शाह ने अंबाले से लाकर कुश के फिरोज में लगाया, उसका रंग तो और भी स्याह था। 1,80,000 गुलामों को छूकर बहते बहते हवा भी फिरोजी न रही और अंदर ही अंदर सीझते शहर की मौत तक शिकारगाहें भी पस्त हो चली थीं। फिरोज अपनी मुश्किलों के साथ हौज खास में दफन हुआ। कोटला फिरोज शाह की आलिशान जामी मस्जिद में नमाज सशंकित से रही। वही मस्जिद जिसके खंडहरों में बैठे जोड़ों की कहानी आज भी आगे नहीं बढ़ पाती। दिल्ली उन्हें ठुकराती नहीं, पर बेसलीके ही सही उनकी उलझनों को किनारे कर समय आते ही आगे निकल जाती है। 5वां खंड। वह छोटी सी थी पर उसे भूलिएगा नहीं। अटकोण और चौकोर मकबरों की दिल्ली को, सैयद और लोदी सामंतों की दिल्ली को, तैमूर की रूह के ऊपर धड़कती उस दिल्ली को जो शहर बनते बनते रह गई। मुबारकाबाद की गलियों की दबी दबी पदचापों की तरह जिंदगी फिर भी चलती है, शिल्पकारों के बिना, कारीगरों के बिना भी। पेड़ फल फूल लेते हैं, बेलें और पत्तियां बगीचे बना देती हैं। शाखों के बीच से तब भी झांका ही था दिल्ली का छोटा आकाश। अफगानी सल्तनत की चुनौतियों, अभिराधन, शमन और दमन के बीच फिर भी झलकती ही रही वही पुरानी हिंदुस्तानी जहांदारी। ऐसी झलकों के सहारे ही पुख्ता रही है शाखें।
खरक, केंदू, अशोक और महुए की तमाम गंधों के साथ, जिनके बीच दिल्ली आज भी लोधी गार्डन में टहलने जाती है। खंड 6। पुराने किले में भीड़ कम रहती है। जिन्होंने पांडवों की तलाश वहां कर ली, उनके कदम भी चुक गए। जिन्होंने प्रगति के साथ मैदान जोड़ा, वे दोनों को ही ढूंढ रहे होंगे। शायद अंततः वे अप्पू घर और चिड़िया घर को खोजकर खुशी भी जाहिर कर दें। वैसे भी नाम में क्या रखा है? यहाँ हुमायूं का शहर था या दीन पनाह, जो अब नहीं है। जब था तब भी क्या वह दीन की पनाह था, या जहां पनाह की मुगल शान का एक मजमा, जिनके साथ अपने तख्त के सहारे हुमायूं गणित और रहस्यवाद का खेल खेलता था। वैसे भी उसके पत्थर सीरी के वही पुराने खिलजी पत्थर थे, जिनकी जड़ें कमजोर थीं। इतनी कि हुमायूं की पूरी शान शौकत ढह गई, और जब वापस आई तब तक शेरशाह तो न था, पर उसके अपने पत्थर जम चुके थे। पुराने किले की दीवारों पर, किलाए कोहना मस्जिद की मेहराबों पर और शेर मंडल की सीढ़ियों पर वही सीढ़ियां जिन पर चढ़कर हुमायूं अपने पुस्तकालय में जाता था, और वही जिनसे नमाज के लिए उतरते हुए वह लुढ़क कर खुदा को प्यारा हुआ। वही सीढ़ियां जिन पर चढ़कर हुमायूं अपने पुस्तकालय में जाता था, और वही जिनसे नमाज के लिए उतरते हुए वह लुढ़क कर खुदा को प्यारा हुआ। तालीम और खुदा के रिश्ते को बहुत गाढ़ा करना उस वक्त भी खतरनाक था। तालीम और खुदा के रिश्ते को बहुत गाढ़ा करना उस वक्त भी खतरनाक था। दिल्ली वालों ने इस बात को ठहर ठहर कर समझा है। फिर भी थोड़ी कमी रह ही गई है। शायद इसीलिए जमुना पुराने किले से दूर खिसक गई है। खंड 7। वैसे आप लाख बिगाड़ लें पर दिल्ली की जो हवा है वह इलाकों की चाल से ही बहेगी, और उसमें जो पुश्तैनी गंध है वह उन बस्तियों से आज भी उठलेगी, जिसे अगर आप आंख बंद कर महसूस करें तो आप भी शायद उसे शाहजहानाबाद ही कहें, क्योंकि शाहजहानाबाद सिर्फ शाहजहां का नहीं था। करीब 80 बरस बाद बनी राजधानी की शक्ल में एक रवायत थी, जो तख्त ताऊस की बुलंदी को, दीवाने खास के संगमरमरी बहिश्त को, बादशाही हमाम की खुशबू को, या मीना बाजार की बेगमों की हंसी को अपने हिसाब से कभी खुलकर या कभी रहस्य भरी सरगोशी के साथ लाल किले की छनछनाती उतार से छान कर सड़क के बीचों बीच अंधेरे उजाले का खेल खेलती झिलमिलाती हुई एक चांदनी चौक बनाती थी। वह कुछ खुशफहमियों का जमाना था, सीताराम बाजार की बड़ी हवेलियों का जमाना, जिसके दरीचे बाहर कम अंदर के विशाल आंगन की ओर अधिक खुलते थे। रसोई घर की थी बातें बाहर की, सरपरस्ती के साथ साथ चुगलियों की चटनी। जब रसोई की गंध थम जाती थी तो अपच बदगुमानी बंद दरवाजे से बाहर गलियों की हवा खाने से पास नहीं आती थी। नीचे गलियां, कटरे और मोहल्ले, पेशेवर नाम, पेशेवर किस्से, कुछ पेशेवर फख्र भी, जिनकी हदों से अलग जहालत और जिहालत की बू से
खुद ही मरती कुछ बस्तियां जिनके पेशे गरीबी से भी बदतर थे। ऊपर जामा मस्जिद की मीनारें खुद परस्ती की खुदाई उड़ान, हवाई जहाज के नशे में मस्त भागते गोले और काबुली कबूतर, उन्हें उड़ाकर और भड़ाकर बादशाहत का भ्रम पालता एक बहुत बड़ा वर्ग, जो नीचे देखना नहीं चाहता था, जो नीचे देखने से डरता था। यूं भी दिल्ली के इन इलाकों में ही मिलते हैं भिखमंगे और पागल। यूं भी दिल्ली के इन इलाकों में ही मिलते हैं भिखमंगे और पागल, और उनसे हमेशा से एक अलग गंध आती रही है, जो न शाहजहां के फरमानों के आगे दबी, न ही जहां आरा की सवारी की कस्तूरी खुशबू के आगे, जिसे कहवा घरों की जमात तब न दबा पाई, जिसे वातानुकूलित गाड़ियों का हुजूम अब भी न कुचल सका। उनसे बचने के लिए ऊपर ही उड़ता रहा शाहजहानाबाद। चाहे दरबारी मिर्जे, सेठ, सौदागर, दुकानदार हों, या इल्म और हुनर के कलाकार, कुछ बहुत ऊपर, कुछ थोड़ा ऊपर, लेकिन सभी ऊपर, बेशक ऊपर। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ विराम लेती हूँ और बाकी का खंड जो ये है, ये मेरे ख्याल से खंड 7 है, मुझे सही याद था, आपको दोबारा सुनाती हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। मैं सुना रही हूँ पंकज राज की कविता दिल्ली शहर का शहर, उनके दूसरे कविता संग्रह यह भूमंडल की रात है से। शुक्रिया।